Hello students, welcome back to English Master. Today we are going to cover part 2 of chapter Indigo, which is of class 12th English. So let us begin. Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. तो हमने ऊपर पढ़ा कि राजकुमार शुक्ला जो था वो गांधी जी के पास जाता है और वहाँ जाकर उन्हें कन्विंस करके अपने साथ लाता है, क्योंकि जो बिहार के किसान थे वो सब अंग्रेज़ों से परेशान थे और वो अपनी लैंड को उनसे वापस लेना चाहते थे, क्योंकि उन्हें जो है इंडिगो क्रॉप से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। और वो उन पर जब केस करना चाहते थे तो वहाँ के जो लॉयर्स थे उनसे बड़े बड़े अमाउंट मांगते थे। तो दीज वर द ऑल प्रॉब्लम्स विच वर फेस्ड बाय द पीपल. So Rajkumar Shukla took it as initiative and he started fighting for it. That is why he went to Gandhiji and he wanted to sort out this situation. So here the writer is describing what was the condition at that time. तो arable means होता है जो कृषि करने योग्य लैंड होती है चंपारण डिस्ट्रिक्ट की, वो लार्ज स्टेट में इंग्लिशमैन के पास थी और उसमें इंडियन एज टेनेंट्स काम किया करते थे, जैसे किराएदार. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. तो जो वहाँ पर जो कमर्शियल क्रॉप थी जो उगाई जाती थी वो इंडिगो थी. द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट. तो उन्हें ये कंडीशन दी गई थी कि वो 15% ही अपने पास रख सकते हैं और बाकी का सारा कलेक्शन जो है वो किसके पास जाना था, इंग्लिशमैन के पास जाना था. सो 15% वॉज नथिंग. It was a very like a piece of cake which was not going to fulfill their bellies, so that is why they were very much in the problems. This was done by long term contract and there was a contract signed by the people which was a long term. Presently the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% अरेंजमेंट. और जैसे ही उन्हें पता चला कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो उगाना शुरू कर दी है, तो उन्होंने क्या कहा कि वो जो 15% का शेयर लेते हैं उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, शेयर क्रॉपर्स को एक कॉम्पनसेशन यानी उसकी भरपाई करनी होगी, कुछ अमाउंट पे करना होगा. द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers, the landlords, lords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. तो इन लोगों ने क्या इनके साथ गेम खेला, इन्हें बताया ही नहीं कि सिंथेटिक इंडिगो जो है वो उगाई जाने लगी है. इन्होंने सोचा कि एक लॉन्ग टर्म का हम 15% का अरेंजमेंट इनसे कर लेंगे अमाउंट का, तो ये लॉन्ग टर्म में हमें 15% ही देना पड़ेगा और बदले में ये हमें लंबे टर्म तक के लिए इंडिगो उगा कर देते रहेंगे. अब जब इन लोगों को पता चला कि यहाँ पर सिंथेटिक इंडिगो उगाई जाने लगी है, तो जिन्होंने साइन किया था अब उन्हें भी गुस्सा आया और वो चाहते थे कि अब उनका केस लड़ा जाए और वो चाहते थे कि उन्हें उनके पैसे वापस दिए जाएं. एट दिस पॉइंट गांधी जी अराइव्ड इन चंपारण. तो ये वो कंडीशन थी जब गांधी जी चंपारण में पहुंचे. ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स. फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन. The secretary told him that they could give no information to an outsider. तो अब गांधी जी के पास एक बड़ा मुद्दा ये था कि पहले उन्हें जानकारी हासिल करनी थी कि ये जो कंडीशन है वो कौन से बेसिस पर है, so that he could find out the solution for that. तो जब वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन में गए तो सेक्रेटरी ने बोला कि he was an outsider and they could not give him any information. गांधी आंसर्ड that he was no outsider. तो गांधी जी ने बोला कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ. Next, Gandhi called on British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay. तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट जो किस डिवीजन में आता है, त्रिहुत डिवीजन में आता है. तो वहाँ के ब्रिटिश ऑफिशियल मैनेजर से जाकर के उन्होंने मिला. द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी फोर्थविथ टू लीव त्रिहुत. तो जो उसने जब मिला तो उसने क्या किया, ही ट्राइड टू बुली मी पुलिंग हिम डाउन. उसको नीचा दिखाने की कोशिश की और उससे कहा कि जल्दी से जल्दी त्रिहुत छोड़ के यहाँ से भाग जाओ.
he was actually threatening him because they didn't wish to leave such a big amount of money which they were going to get from these peasants. Gandhi ji did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. तो वहाँ पर क्या हुआ, गांधी जी ने अब छोड़ा ही नहीं, उन्होंने सोचा अब इसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना ही है। तो वो मोतिहारी की तरफ बढ़े जो कि चंपारण की कैपिटल है। तो वहाँ पर उनके साथ बहुत सारे लॉयर्स भी गए और रेलवे स्टेशन पर वहाँ पर सब लोगों ने उनका ग्रीटिंग में स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigation। और उसके बाद क्या किया, वो कहाँ गया, वो एक हाउस में गया और उसके बाद उसने उसको ऐसा हेडक्वार्टर यूज करके उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। Who did this? गांधी जी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhiji decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. तो उन्हें पता चला कि बीच में कि एक पीजेंट है, उसे लोगों ने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। तो गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो जाकर उससे मिलेंगे और देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही वो जाने लगे तो पुलिस सुपरिटेंडेंट ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें वापस उनके टाउन भेज दिया। सो ही वॉज गोइंग ऑन एन एलिफेंट बैक। सो दीज वर द कंडीशंस दैट ही वॉज नोटिसिंग थ्रू आउट व्हेन ही वॉज देयर अराउंड इन हिज कैरियज। और वो वापस उस कैरियज में आ गए। गांधी जी complied. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately। और गांधी जी को जैसे ही वहां लाकर छोड़ा गया उसके बाद उन्हें एक ऑफिशियल नोटिस दिया गया कि he was supposed to leave Champaran as soon as possible because now Britishers realized that there was a problem going to be faced by them। Maybe Gandhi ji was going to poke peasants and was going to fight against Britishers, so they wanted him to quit from Champaran as soon as possible। Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order। गांधी जी ने उसको रिसीप्ट को लिया और उस पर साइन भी किए, लेकिन उस पर साफ साफ लिख दिया कि वो इसका पालन नहीं करेंगे। That simply means he wanted to stay there and fight for the peasants। In consequence, तो उसका रिजल्ट क्या आया, गांधी received a summons to appear in the court the next day। तो समन मीन्स होता है एक लीगल ऑर्डर। तो उसके बदले में गांधी जी को लीगल ऑर्डर मिला कि उन्हें अगले दिन कोर्ट में पेश होना है। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। पूरी रात गांधी जी जागे रहे। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स एंड ही डिसाइडेड कि वो राजेंद्र प्रसाद, हु वाज राजेंद्र प्रसाद, लेटर ही बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही वाज द सेम। तो उन्होंने कहा कि वो कुछ इन्फ्लुएंशियल मीन्स कुछ प्रभावी लोगों को, अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर वहां पर बिहार पहुंचे। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरी। और इस तरह से पहले वाइसरीज होते थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो उसने वहां से गांधी जी ने सब लोगों को अलग अलग जगहों पे नोटिस भेज के सबको वहां इकट्ठा किया। Morning found the town of Motihari black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities। अगले दिन जब सुबह हुई तो मोतिहारी पूरा किसानों से भरा हुआ था। लोगों में क्या था, कोई गांधी जी नाम का व्यक्ति आया है जो साउथ अफ्रीका में, उसके क्या रिकॉर्ड है उन्हें नहीं मालूम था। उन्हें सिर्फ इतना मालूम था कि वो कोई महात्मा है और वो उनकी हेल्प करने के लिए आया है, लेकिन यहाँ ब्रिटिश अथॉरिटी जो है उन्हें प्रॉब्लम में डाल रही है। So this was an open challenge for the authorities because all the peasants all together openly came and wanted to support Gandhi in their decision। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British। तो जब सब इकट्ठे होकर वहां गए तो ये पहला अटेम्प्ट था। हमने पीछे पढ़ा कि गांधी जी ने कहा था कि हमें क्या करना है, इन लोगों को पहले इस फियर से बाहर करना है जो उनके मन में ब्रिटिश के लिए बैठा हुआ है। तो ये फर्स्ट टाइम था जब गांधी जी को कोर्ट में ले जाया गया, तो उन लोगों ने भी उनके साथ वहां जाकर ये प्रूव कर दिया कि अब वो ब्रिटिशर्स से डरने वाले नहीं थे।
The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. He helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. तो उन्होंने कहा कि उन्होंने गांधी जी ने उनको हेल्प किया, कोऑपरेट किया ऑफिशियल्स को, ताकि वो क्राउड को जो है कंट्रोल कर सके। और रेगुलेट करने के बाद उन्होंने बहुत पोलाइट और फ्रेंडली वे में बताया कि उनके पास कॉन्क्रीट प्रूफ होने चाहिए जिससे वे बता दें कि उन्हें ऐसे ड्रेड क्यों धमकाया जा रहा है और अनक्वेश्चन्ड नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि तुम इस तरह से किसी भी इंडियन को चैलेंज नहीं कर सकते। सो ही गेव देम अ क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट इफ यू विदाउट एनी प्रॉपर notice or without any proper proof you cannot catch any Indian and put him in a jail, because and he wanted that the Britishers should understand that Indians are not fool and they cannot be fooled, and they will again and again come to complain if they are put in such troubles. The government was baffled. अब उनकी जब स्टेटमेंट सुने तो गवर्नमेंट वहाँ की परेशान हो गई। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. तो प्रोसिक्यूटर ने क्या किया, कहा कि इस ट्रायल को पोस्टपोन कर दो, और स्पष्ट रूप से अथॉरिटीज क्या चाहते थे, वो पहले अपने सुपीरियर्स से इस मैटर को डिस्कस करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी ने उस डिले को प्रोटेस्ट किया। उन्होंने कहा कि मुझे फैसला अभी चाहिए। ही रेड अ स्टेटमेंट pleading guilty. He was involved. He told the court in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. तो उन्होंने कहा कि conflict of duties क्या है? एक तरफ तो आप मुझे मानते हैं कि मैं लॉ ब्रेकर हूँ, और दूसरी तरफ से आप मुझे नहीं बताना चाहते कि मैं यहाँ नेशनल सर्विस के लिए आया हूँ। तो आप जो भी मुझे बताना चाहते हैं अभी बताएं। He disregarded the order to leave, not for want for respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. तो उसने कहा जब तुम्हें कोई डिसीजन नहीं लेना था, so why he was called in the for the trial and now they are postponing it. So he wanted that they should be paid for it. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. तो गांधी जी को मैजिस्ट्रेट ने कहा कि वो 2 आवर्स की रिसेस दे रहा है, एक ब्रेक दे रहा है, और उसे एक बेल के लिए 120 मिनट्स के लिए उसको ऑर्डर देने पड़ेंगे। गांधी जी ने मना कर दिया, तो उसने बिना बेल के ही उसको गांधी जी को वहाँ से रिलीज कर दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल बी कवरिंग टिल हियर ओनली। इन पार्ट 3 I will finish the whole remaining chapter. Till then, take care and do not forget to subscribe the channel to keep yourself updated. We will soon meet in next part.